वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको जो बिहार कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसी के अनुसार से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। फ्रेंड्स, तो जो नया विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आपका मैथ का सोल्यूशन भी आज से शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इस पे आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट बीच बीच में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ में फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और मैथ का अलग से सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, उस पर जाकर के जो मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड वेबसाइट है। गूगल में सर्च करिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर भी जाकर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो सभी प्रश्न है फ्रेंड्स तो टफ है, ठीक है, थोड़ा टफ है, मॉडरेट है, थोड़ा हार्ड है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं सभी तरह का आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज का जो पहला सवाल है कि सीएट टायर्स के नाम आप लोग सुने होंगे। सीएट टायर्स और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जेनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्वामित्व निम्नलिखित में से किस समूह के पास है, ठीक है। तो किस समूह के पास है फ्रेंड्स, तो आरपीजी समूह के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से वायुपुत्रों का वंशज इक्ष्वाकु के वंशज और सीता मिथिला के योद्धा उपन्यासों का लेखक कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, आपका जो क्या है ये वायुपुत्रों का वंशज, फिर हो गया इक्ष्वाकु के वंशज और सीता मिथिला के योद्धा, ये सभी क्या उपन्यास का नाम है, तो इसका लेखक पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अमित त्रिपाठी। अगला सवाल को देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम बताओ जो जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने के लिए है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम। कौन सा? फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम। मैं पहले बताया हूँ फ्रेंड्स कि इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है मॉडरेट है, थोड़ा टफ है, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन से भारतीय बैंकों ने स्नैपडील के स्वामित्व वाले मोबाइल वॉलेट फ्री चार्जर का अधिग्रहण कर लिया है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक। सवाल नंबर 5 को देखें कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दरें कितने प्रतिशत से घट गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 5 का। तो कितने प्रतिशत से घट गई है, तो आपका 6.1% से घट गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 फ्रेंड्स की 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के समान में खालिस्तान दुनिया भर में हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न मैं कल का वीडियो में शायद करवाया था फ्रेंड्स कि खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जीके बन रहा है, दोनों को याद रखिएगा। एक तो फ्रेंड्स आपका कि FAO की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, और किस तिथि को हुआ था फ्रेंड्स, उसी तिथि को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो कल मैंने बताया था फ्रेंड्स, चलिए इसका सही आंसर गेस करें क्या होगा, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब याद रखें फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अक्टूबर 1945 में ही आपका FAO की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं कि ताइक्वान सेंटर फॉर हेरिटेज एंड आर्ट्स के नवीकरण को उत्कृष्टता अवार्ड मिला है जो सभी श्रेणियों में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह केंद्र कहाँ स्थित है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? हांगकांग में है। सवाल नंबर 8 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दिग्गज कंपनी ने भारतीय संगठनों को सशक्त करने के लिए कायजाला
एक उत्पादकता ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? कैजाला एक उत्पादकता ऐप लॉन्च किया है। किस लिए? तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दिग्गज कंपनी ने भारतीय संगठनों को सशक्त करने के लिए, किसका? जो भारतीय संगठन है उसको सशक्त करने के लिए कैजला, ठीक है, कैजला एक उत्पादकता ऐप लॉन्च किया है। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला सवाल को देखें कि लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, जिसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए एक पूर्ण व्यापारिक बैंकिंग परिचालन शुरू किया है। तो मोटा मोटी पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड्स कि लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि इनमें से कौन 2017 विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय था? ठीक है, 2017 के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से इतना पुराना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लें, 2019 को पूछा जा सकता है, 18 को भी पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर 10 में क्या है सवाल कि इनमें से कौन सा 2017 विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय था 17 का? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या था? हेपेटाइटिस को हटा दे, ये 2017 का था विषय। अगला सवाल आपका है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने भूकंप के मापदंडों के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये देखिए टॉप मोस्ट VVI सवाल है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो आपका है वो भूकंप के मापदंडों के प्रसार के लिए कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंडिया Q1। क्या नाम है उसका? इंडिया Q1। याद रखिए ऐप का क्या नाम है, मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इंडिया Q1। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 12 को देखें, भारत में पहली बार यूरोपियन नगरी का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? भारत में सबसे पहले यूरोपियन नगरी का निर्माण किस स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स? कोची में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 13 को देखें कि उस रिपोर्ट का नाम बताइए जिसे हाल ही में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ अंजर हेल्प ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। तो सवाल नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने। किसने? ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने किया है। सवाल नंबर 14 को देखें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में निम्नलिखित मानव रहित टैंक में से एक को विकसित किया है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है 14 का। तो उसका नाम है क्या? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्रा। उसका नाम है क्या? मंत्रा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में निम्नलिखित में से मानव रहित टैंक, एक मानव रहित टैंक का विकास किया है जिसका नाम क्या है? तो मंत्रा। याद रखिएगा, इसको इस तरह से बैठा ले फ्रेंड्स, मानव रहित टैंक को नाम क्या रखा गया है? तो म से मानव, म से मंत्रा। चलिए अगला सवाल को देखें कि 2019 विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत से घट गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 2019 विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट के अनुसार ये 20 और 21 के बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना? 7% घट गया है। अगला सवाल को लेते हैं कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल पर प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ में जो तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने रोक लगा दिया है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि गौरव विधुरी निम्नलिखित खेलों में से एक से जुड़े हुए हैं। जो गौरव विधुरी है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? 17 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि दुबई में आयोजित बैठक में जिम्बाब्वे और खालिस्तान को ICC सदस्यों के रूप में फिर से शामिल किया गया है। तो जिम्बाब्वे के साथ किसको शामिल किया गया है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को शामिल किया गया है। सवाल नंबर 19 को देखें कि मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन, क्या उसका नाम है? मवेन, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष जांच है जिसे निम्नलिखित अंतरिक्ष संगठन में से किसने विकसित किया है? ठीक है, ये मंगल वायुमंडल और वाष्पशील, देखिए मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन जिसे क्या है? मवेन है। तो मंगल ग्रह के वातावरण जो क्या करेगा? मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष जांच है। इसको किसने विकसित किया है? किस संगठन ने विकसित किया है? यही पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए नासा का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने विकसित किया है। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला ग्रह था जिसकी गति को ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान आकाश में आकलन किया गया था? तो सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला सवाल को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 देखिए। सवाल नंबर 21 है, भारत में कितने देशों के साथ 15,106.7 किमी की भूमि सीमाएं हैं? तो कितने देशों के साथ है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देशों के साथ है। देखिए भारत में जो भारत का सीमा है जो सबसे अधिक किस देश के साथ है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ है जो भारत का स्थलीय सीमा है जो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसके साथ में है? तो अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक और सबसे कम दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि हसन रूहानी के आधिकारिक तौर पर 7वें राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में देश में किस देश के लिए शपथ दिलाए गए? तो हसन रूहानी फ्रेंड्स आपका ईरान का, ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसको जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी है? जॉर्जिया के लिए, ठीक है, जॉर्जिया के लिए। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशन दान देवल को। किसे? किशन दान देवल को। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, खाली स्थान ने अपनी 2019 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी 2019 की विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 योग्य देशों में से भारत का रैंक क्या है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ लग रहा हो फ्रेंड्स, लेकिन मॉडरेट है। इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसलिए बीच बीच में फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप का भी प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। सवाल नंबर 25 क्या है कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 योग्य देशों में से भारत का रैंक कौन सा रहा था? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 102वां रैंक था। कितना? 102। चलिए अगला सवाल है कि पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, PWS उसको शॉर्ट में कहते हैं, किस भारतीय राज्य में स्थित है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा? पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सवाल नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। सवाल नंबर 27 को देखें, राउत नाचा लोक नृत्य मुख्य रूप से आदिवासियों समुदाय द्वारा किस भारतीय राज्य में से एक है? तो देखिए राउत नाचा लोक नृत्य कहाँ है? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। याद रखिए राउत नाचा कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि बॉबी बिल्ली, ठीक है, बॉब बिल्ली वीणा जिसे सरस्वती वीणा या एकांत वीणा के रूप में भी जाना जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस पेड़ से बनाया जाता है? कौन सा पेड़ से आपका बाहुबली वीणा बनाया जाता है? सवाल यहाँ यही होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन इसमें तो डिटेल क्या है कि बाहुबली वीणा, तो इसके बारे में बता दिया है, जिसे बाहुबली वीणा जो होता है सरस्वती वीणा या एकांत वीणा के रूप में भी जाना जाता है, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से बाहुबली वीणा। तो ये किस लकड़ी के बनाया जाता है? 28 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसका नाम है जैक लकड़ी। याद रखिए जैक लकड़ी का जो सरस्वती माता का वाद्य यंत्र होता है बाहुबली वीणा बनाया जाता है जैक लकड़ी से। अगला सवाल को देखते हैं, घुमरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से उत्पन्न हुआ था। घुमरा कहाँ का होगा? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ओडिशा, ठीक है, कहाँ का? ओडिशा। घुमरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जो जिसका विकास कहाँ से हुआ था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो ओडिशा से हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है? कौन सा है जो यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है? तो आपका कालबेलिया है, योग भी है, रामलीला भी है, आपका माच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 30 का। अब चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं, स्टील इनका मिश्रण है। तो स्टील मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से देखिए स्टील होता है जो आपका लोहा और प्लस में क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन, ठीक है, लोहा और कार्बन का ही मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है? चलिए गेस करिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर?
देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण को कम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो पेड़ पौधे हैं जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसके बदले में क्या ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह से आपको मॉडरेट क्वेश्चन में इसी टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, आधा अधूरा सवाल लगा फ्रेंड्स, आपको हमको समझ करके जवाब देना है। देखिए किस तरह से पूछा था कि कौन सी प्रक्रिया है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है। ठीक है, तो आपका संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल को देखते हैं कि सेक्स संबंधी पुनरुत्थान होता है जब, सेक्स संबंधी पुनरुत्थान कब होता है? सॉरी। तो सवाल नंबर जो 33 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेक्स संबंधी पुनरुत्थान कब होता है? जब युग्मनज जिसे क्या कहते हैं, जायगोट बनाने के लिए नर एवं मादा एक रूप युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तभी सेक्स संबंधी पुनरुत्थान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 34 को देखिए, एक कोष जिसकी एक सेल वॉल होती है। ठीक है, एक कोष जिसकी एक सेल वॉल होती है, एक न्यूक्लियस यानी नाभिक, फिर राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वह इसके होते हैं। एक कोष जिसकी, ठीक है, यानी एक कोष के जीव के बारे में मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लगता हुआ है। तो एक इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक, कैक्टस। ठीक है, एक कैक्टस है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है आपका एक सेल वॉल होती है, एक न्यूक्लियस होती है, राइबोसोम भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो उसके किसके होते हैं? तो एक कैक्टस का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि केवल जानवरों के सेल में इनमें से कौन मौजूद रहता है? केवल जानवरों के सेल में इनमें से कौन मौजूद रहता है? तो सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेंट्रोसोम। ठीक है, केवल जानवरों के सेल यानी कोशिका में कौन मौजूद रहता है? तो सेंट्रोसोम मौजूद रहता है। सवाल नंबर 36 को देखें, इनमें से कौन रक्त का एक कार्य नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, जिसका सभी क्वेश्चन का लेवल है जो मॉडरेट है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। आजकल इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस टाइप का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो। तो सवाल नंबर 36 बताएं फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? तो सभी मैं पढ़ते चलता हूँ फ्रेंड्स, लास्ट में आंसर बताऊंगा। पहला आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, मेटाबॉलिक अपशिष्ट आदि का वहन। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसका डिस्क्राइब करते चलते हैं। तो देखिए जो रक्त का है, जो ऑक्सीजन का वहन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है मुख्य रूप से, ये आपका सही हो गया। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी इसका रक्त का इसमें योगदान होता है। ठीक है, ये भी सही है। और सी ए बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान कर, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि रक्त का ही प्रकार में आपको WBC होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस होता है, जो आपको हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बाहरी जीवाणु से लड़ता है। इसी का जीवन काल होता है जो 3 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा। जो WBC है फ्रेंड्स, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। तो ये आपका बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण शरीर से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो लास्ट बच गया क्या फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर डी, यही गलत हो जाएगा। अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण नहीं, अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण ये नहीं करता है। आपका जो खून होता है, रक्त होता है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे एक सवाल और पूछा जाता है, वो भी याद रखिएगा कि रक्त क्या है। तो एक रक्त क्या है फ्रेंड्स? तो एक तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। रक्त होता है जो क्या है? रक्त है तो तरल संयोजी उत्तक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें ये सवाल भी, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। और इसमें क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। इनमें से कौन से बीजों का समूह वसा का एक प्रचुर स्रोत है? देखिए किस टाइप का सवाल है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा बीजों का समूह है जो वसा का एक प्रचुर स्रोत है? तो गेस कीजिए 37 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा वक्त देते हैं फ्रेंड्स। ए में है सरसों, तिल, चना, धनिया। बी में मूंगफली, सरसों, जैतून और तिल। सी में तिल, मूंगफली, गेहूं और मूंग। डी में है सरसों, तिल, सोयाबीन और धनिया। सिंपल है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूंगफली भी, सरसों, जैतून और तिल। ठीक है, इसमें क्या होता है? समूह में वसा का एक प्रचुर स्रोत है आपका मूंगफली, सरसों, जैतून और तिल। सवाल नंबर 38 को देखें। विल्ली का कार्य आंतों में यह करना है। ठीक है, विली का कार्य आंतों में क्या करता है? सवाल नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विली का कार्य क्या होता है? तो याद कर लें,
पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का बहुत अच्छा सवाल है। जो विली है इसका कार्य क्या होता है, तो पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है। तो याद रखिएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण आपका छोटी आंत में होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पोषण का एक अर्थ है, क्या अर्थ है? 39 नंबर सवाल। तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग, यही जो पोषण का अर्थ होता है। याद कर लें, आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग ही है जो आपका पोषण का अर्थ होता है। अगला सवाल को देखें कि एक ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र की सर्वाधिक शीत जलवायु को कैसे सहन कर लेता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल मॉडरेट है इसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन के लेवल से। तो ऐसा भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको 8 से 10 जरूर परीक्षा तक प्रोवाइड कराऊंगा। एक ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र की सर्वाधिक शीत जलवायु को कैसे सहन कर लेता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है, ठीक है, जो इसकी त्वचा होता है, स्किन होता है, उसके नीचे क्या होता है, फैट यानी वसा का एक परत मोटी होती है। यही कारण है कि शीत जलवायु को भी वो सहन कर लेती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए, इनमें से कौन कॉनकेव दर्पण नहीं प्रयोग करता है। देखिए किस तरह से मॉडरेट क्वेश्चन किया हुआ है फ्रेंड्स। अब कॉनकेव दर्पण का रहा है, तो कॉनकेव दर्पण का क्या होता है फ्रेंड्स, कॉनकेव का ये तो इंग्लिश है, तो इसका हो जाता है आपका अवतल दर्पण। याद रखिएगा, कॉनकेव दर्पण यानी अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है, तो सोलर हीटर में। देखिए इसमें बहुत सारा जीके बन रहा है, सबको याद कर लीजिएगा। तो आपका अवतल दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है, किसमें नहीं होता है, तो सोलर हीटर में होता है, फ्लैश लाइट में आपका होता है, डेंटिस्ट लोग होता है, जो चिकित्सक होता है, जो दांत नाक कान देखता है, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कार में रियर व्यू मिरर, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो कार में होता है या बस में लगे होता है साइड मिरर के रूप में, उसे क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, और कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या था, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से कौन कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण नहीं प्रयोग करता है। तो आपका कार में रियर व्यू मिरर में आपका इसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42, इनमें से कौन सी धातु गैर चुंबकीय है। गेस करें फ्रेंड्स, गैर चुंबकीय धातु कौन है 42 का। तो देखिए निकेल तो आपका चुंबकीय धातु, कोबाल्ट भी लोहा भी, यानी तांबा है जो गैर चुंबकीय धातु है, ठीक है फ्रेंड्स। तांबा से देखिए चुंबक नहीं चिपकता है। सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 43 को देखिए, 5 ग्राम वजन का एक पंख 5 ग्राम वजन का एक पंख और 10 ग्राम की एक कील यानी कि लोहे की एक कील की समान गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो 10 ग्राम की एक कील के समान गति ऊर्जा होती है। कह रहा है 5 ग्राम वजन का एक पंख और 10 ग्राम की एक कील की समान गति ऊर्जा होती है। तो दो इकाइयों के लिए गति के बारे में इन दोनों में से कौन सा विवरण सही है। तो कौन सा विवरण सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कि भारी शरीर में भारी गति होती है, यही विवरण जो सही है। बाकी ये सभी है जो क्या फ्रेंड्स आपका गलत है। विवरण एक बार देख लें, क्या दिया है कि हल्के शरीर में उच्च गति होती है, नहीं। भारी शरीर में भारी गति होती है, सही। दोनों में समान गति होती है, नहीं। दो वस्तुओं की गति की तुलना करना संभव, ये भी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए भारी शरीर में भारी गति होती है। सवाल नंबर 44 को देखिए, वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। चलिए तो बहुत बार बताए हैं फ्रेंड्स, कितना है बताएं। तो लगभग कितना, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कितना है फ्रेंड्स, तो आपका 0.03%, ठीक है, यानी कि लगभग 4%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 इसमें है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का हो गया। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में आपको देगा 0.03%, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नाइट्रोजन अगर पूछे फ्रेंड्स, तो आप लोग को सही पता है कितना, आपका 78% है, ठीक है। अगर आर्गन पूछा जाए जो अक्रिय गैस है, तो आर्गन जो आपका कितना होता है, तो 0.93% होता है, ठीक है, वायुमंडल में, ये भी याद रखिएगा। और अब नाइट्रोजन को बता दें फ्रेंड्स कितना, 78%। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बार चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट कर देती है। कौन सा प्रक्रिया, अब देखिए इसमें छाटिए आप लोग। 45 का राइट आंसर क्या होगा, ए में 2 टुकड़ों में काटना, बी में गर्म करना, सी में कूटना और डी में सिलबंदी।
45 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी बी और सी है, सही है। तो बी में क्या दिया था, गर्म करने से, और सी में क्या है, कूटना है, कूटने यानी पीटने, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हथौड़ा से पीटते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बार चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट कर देता है? तो चुंबकीय गुण को नष्ट क्या करता है, गर्म करने से भी नष्ट होता है फ्रेंड्स, और उसको कूटने यानी पीटने से भी नष्ट होता है, यानी बी और सी राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 46 को देखें कि जब हम एल्युमिनियम फॉयल को ताजे तैयार किए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के विशेषताओं को इनमें से कौन स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? 46 नंबर सवाल का राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, रंग गंध रहित गैस जो एक पॉप की आवाज करती है जब इसके पास एक माचिस लगाई जाती है। एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है कि जब हम एल्युमिनियम फॉयल को ताजे तैयार किए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं, क्या कि जो एल्युमिनियम फॉयल को ताजे तैयार कर करके और जब उसको हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। क्या होती है, एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस की विशेषताओं को इनमें से कौन स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? तो स्पष्ट रूप से यही वर्णित कर रहा है कि रंग गंध रहित गैस जो एक पॉप की आवाज करती है जब इसके पास एक माचिस लाई जाती है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज ये है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज, ये सब प्रश्न फ्रेंड्स आप लोग लिख करके याद कर ले, ठीक है। एक नोटबुक रखें, उसमें आप लोग नोट करते जाए, जो इंपॉर्टेंट बताते हैं फ्रेंड्स, जो लगता है इंपॉर्टेंट उसको नोट कर ले। आप प्रत्येक दिन उसको 1 या 2 बार जरूर देखें, रिपीट करेगा, आपका माइंड में क्वेश्चन फिट हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज ये है, क्या है, सोडियम और पोटेशियम है। अगला सवाल को देखें कि लीचेन इनके बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। 48 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, साथ रहने वाली एक एल्गी और कवक के उदाहरण है। अगला सवाल है आपका कि सभी यूकेरियोट जीवों में यह होता है, क्या होता है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक होता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 50 को देखिए, पोलियो इसके कारण होता है। इतना सवाल नहीं फ्रेंड्स, एक ऐसा क्वेश्चन आया जो लग रहा है थोड़ा सा कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सभी तो टफ लग रहा होगा मेरे ख्याल से और मॉडरेट लग रहा होगा। चलिए, तो पोलियो कारण होता है, पोलियो किसके कारण से होता है, गेस करें, वायरस या बैक्टीरिया, विषाणु या जीवाणु? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोलियो होता है आपको वायरस के कारण से होता है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें, मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखिए आपका जीके जीएस का जो था फ्रेंड्स लेवल देख लिया, खत्म गया, अब आपका हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 51 का राइट आंसर गेस करें, तो इसका होगा मृग रूपी नयन, ठीक है। मृग नयन, नयन मतलब क्या होता है, आंख होता है, ठीक है, नयना होता है, आंख होता है। तो कह रहा है मृग नयन, यानी कि मृग के समान क्या होता है, आंख होता है, उसी को मृग नयन कहते हैं। तो इसका जो सही विग्रह होगा मृग रूपी नयन। नयन मतलब क्या होता है, आंख होता है। तो याद रखिएगा मृग नयन का सामासिक विग्रह मृग रूपी नयन। अगला सवाल है, संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संरक्षण क्या होगा? सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, समजोड़ रक्षण, ठीक है, क्या होगा, समजोड़ रक्षण। और इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, देखिए जो सम रहेगा फिर उसमें आपका हलंत लगा रहेगा, ये देखिए ये भी है लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समजोड़ रक्षण, जिस लेटर में आपको आधा हलंत लगा रहता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, आधा, उसको आधा हम लोग काउंट करते हैं। तो याद रखिएगा संरक्षण का जो सही संधि विच्छेद होगा, समजोड़ रक्षण तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें आपका हलंत लगा रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54 आपका है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? अंधे के हाथ बटेर लगना, चलिए इसका तो गेस करिए आप लोग फ्रेंड्स, क्या होगा अंधे के हाथ बटेर लगना? ए में दिया योग्यता न होने पर भी सफल होना, दूसरा बात अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना, एकमात्र सहारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कर रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना, योग्यता न होने पर भी क्या हो जाता है, वो सफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सुटेबल अर्थ है।
सवाल नंबर 55 को देखें कि दिन के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। तो दिन को क्या क्या कहते हैं, फटाफट गेस करिए 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, दिवस मन्ने होता है दिन, वासर मन्ने भी होता है दिन, और अहन मन्ने होता है दिन। तो देख लिए किसमें है फ्रेंड्स 55 का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिवस मतलब दिन, वासर मतलब भी दिन होता है, अहन होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें, 56 को देखें। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है, पहले हिंदी में बता चुका हूं। चलिए, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है, 56 नंबर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, बैठ भी जाता है फ्रेंड्स, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह से आपको याद रहेगा। 56 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो सु से क्या होगा, गेस करें फ्रेंड्स। 57 का क्या होगा, स्वराज तो होगा नहीं, सराज भी होगा नहीं, सुराज ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका दीर्घु सु लगा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुराज ये होगा, ठीक है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सु उपसर्ग से बना शब्द सुराज होगा। अगला है फ्रेंड्स, कविता की परख शीर्षक निम्नलिखित, कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये देखिए, कविता की परख है जो क्या है, एक निबंध है, इसके निबंधकार के बारे में पूछा जा रहा है। कविता की परख 58 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। कविता की परख के कौन है लेखक, तो रामचंद्र शुक्ल, 58 का डी। सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अति, इसकी अति से कौन बना होगा, चलिए गेस करिए फटाफट। तो देखिए, अति से हो जाएगा अत्याचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका अत्याचार होगा। जब इसका संधि विच्छेद करिएगा फ्रेंड्स तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अति जो आचार होगा तो इसमें अति से बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है। सवाल नंबर 60 को देखें, भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, चलिए बताएं फ्रेंड्स। 60 नंबर सवाल का, भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाता है। तो मिस आपका दरभंगा में तो 6 करके मैथिली टाइप बोला जाता है, पटना में तो मगही टाइप का बोला जाता है, पूर्णिया, आजमगढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स, आजमगढ़ में है जो मुख्य रूप से भोजपुरी बोली जाती है। और सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 61 जो अंग्रेजी से है फ्रेंड्स, इसको फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद बिहार से संबंधित 10 प्रश्न आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए, वो भी देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 61 क्या कर रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है, डॉग्स आर द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन खाली स्थान मोर टेंडरनेस देन डॉग। 61 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि डॉग्स आर जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन सो मोर टेंडरनेस देन डॉग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 62 नंबर सवाल को देखें। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल कह रहा है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल आई एम ऑल फॉर खाली स्थान अर्ली डिनर, दाउ लेट खाली स्थान डिनर, वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वाज सिंस। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर आई एम ऑल फॉर एन अर्ली, ठीक है। देखिए यहाँ भवेल आ रहा है एन अर्ली, और यहाँ पर हो जाएगा आपका द डिनर, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेट आर्टिकल लगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, देखिए आर्टिकल चूज करना रहेगा फ्रेंड्स। जब इसको पढ़िएगा सेंटेंस तो आपको कुछ आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। बाकी तो ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा, कर लीजिएगा। सवाल नंबर 63 को देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इंडिया वोन द मैच, ठीक है, इंडिया वोन द मैच, यहाँ पर क्या होगा, तो विथ एज होगा, ठीक है, विथ एज। एज मतलब क्या होता है, 63 नंबर राइट का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विथ एज। एज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका सहजता से। एज मतलब क्या होता है, आपको सहजता होता है। तो कह रहा है कि इंडिया वोन द मैच, यानी आसानी से सहज रूप से जीत गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 64 को देखते हैं। चूज द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको कह रहा है यहाँ पर आपको प्रीफिक्स यानी उपसर्ग को चुनने के लिए कह रहा है, तो यहाँ होगा वंस। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वंस immaturity show up when one begins to speaking unintelligibly with others about serious issues। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम भराएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इमैच्योरिटी, इमैच्योरिटी मतलब क्या होता है, तो अपरिपक्वता होता है, ठीक है। इम यहाँ ध्यान रखिएगा, इन नहीं इम होगा, आई एम,
और इमेच्योरिटी मतलब क्या होता है, तो अपरिपक्वता होता है, अपरिपक्वता होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल नंबर 65 को देखिए। 65 नंबर सवाल है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। पंक्चुएट्स गिवन सेंटेंस कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि माई फ्रेंड, क्या कर रहा है कि माई फ्रेंड सैड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। तो सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स आपका, 65 है। 65 का जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर डी, माई फ्रेंड सैड स्टे विथ मी, माई फ्रेंड सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 आपका क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कह रहा है द बॉय किक्ड द फुटबॉल। इसका पैसिव वॉइस आपका क्या होगा, तो हो जाएगा द फुटबॉल वाज किक्ड बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 67 को देखिए। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो आर यू श्योर आई वॉन्ट बी स्टेपिंग ऑन हर टोज इफ आई टॉक डायरेक्टली टू हर सुपरवाइजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑफेंडिंग और इंसल्टिंग। सवाल नंबर 68 को देखिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 68 का। सवाल नंबर 68 का था ही, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ही नोज, ठीक है, ही KNOWS। यहाँ पर राइट आंसर ये होगा ही नोज ऑफ ए वेरी गुड डॉक्टर हु ट्रीट ऑल रिस्पेस्ट्री एलिमेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी एग्रीमेंट है, यहाँ पर देखिए ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नोज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा ट्रीट्स होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स, तो आपका थर्ड पर्सन के साथ में पता है आपको नोज हो जाएगा, और यहाँ पर डॉक्टर भी है थर्ड पर्सन में आ रहा है, यहाँ पर भी आपका ट्रीट्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो चलिए सवाल नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा, आपका द बस स्टार्टेड मूविंग व्हाइल सी, क्या भराएगा यहाँ पर गेस करिए, व्हाइल सी वाज बोर्डिंग इट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखिए फ्रेंड्स कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल पूछा जा रहा है आपका 70 का, तो यहाँ पर देखिए भराएगा ए, ही हैज़ गोन ऑन अ क्लाइंबिंग एक्सपेंडिशन टू एक्सपेंडिशन टू, यहाँ पर फिर होगा द हिमालय, फिर यहाँ पर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ तो द आर्टिकल लगेगा। फिर यहाँ पर ही हैज़ गॉन अ, यहाँ पर ए भराएगा, अ भराएगा, उसके बाद यहाँ पर द, दो जगह द आर्टिकल भराएगा, डिफिनेट आर्टिकल, और शुरू में क्या ए भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ए द भराएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स बिहार से संबंधित 10 प्रश्न को देख लेते हैं। आपका सवाल है फ्रेंड्स, बिहार में जायद की फसलें उगाने वाले जिलों में से कौन शामिल नहीं है। देखिए किस टाइप का सवाल है। अब देखिए जायद फसल के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। जायद मतलब जैसे कि हो गया खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब है, तरबूज, खरबूज, सभी जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पर ये आपका नहीं उगाया जाता है तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी। तो 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम में ये सब नहीं होता है जायद फसल। जायद फसल किसे कहते हैं याद रखिएगा। सवाल नंबर 72 को देखिए, चावल के उत्पादन में बिहार का देश का कौन सा स्थान है चावल के उत्पादन में। चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 72 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार का जो अभी क्या आता है स्थान आता है, तो 5वां स्थान आता है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश का कौन सा स्थान आता है, तो आपका 5वां स्थान पे है बिहार। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। गंगा के उत्तरी मैदान में 73 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 74 को देखते हैं, दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। दियरा भूमि का आप लोग नाम सुने होंगे। 74 का राइट आंसर सत्य क्या है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है दियरा भूमि, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस वर्ग में आता है। जो थॉर्नेट जलवायु के बारे में विभाजन के बारे में बताया है उसके अनुसार से किसके अंतर्गत आता है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका CA, फिर एपोस्ट्रोफी WA होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आता है।
अगला आपका है कि गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें मिले होते हैं। ये प्रश्न तो मैं कल भी कराया था फ्रेंड्स। तो क्यों ठीक हो जाते हैं? तो 76 का राइट आंसर क्योंकि गंधक व खनिज लवण इसमें गर्म जल में होता है, ये कारण से ठीक हो जाते हैं। अगला फ्रेंड्स, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये सवाल तो बिहार का एग्जाम कोई सा भी एग्जाम हो तो पूछा ही जाता है, मेरे ख्याल से सबको पता भी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 78 नंबर सवाल को देखिए, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स, 78 नंबर सवाल का क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह के जय है, महावीर स्वामी का जी है, वैशाली से आपको पता है, महाकवि विद्यापति का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आप लोग को मेरे ख्याल से पता है, तो इसका क्या हुआ था हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा है बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो आपका गौतम बुद्ध का है जो, इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें, बिहार को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? चलिए बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल है ये, मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा फ्रेंड्स कि बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है उसी से यहाँ बारिश होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? चलिए गेस करिए, तो कौन था सबसे लोकप्रिय सुल्तान? क्या था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए 80 प्रश्न था जो आपका जीके जीएस और हिंदी अंग्रेजी से था फ्रेंड्स। इसको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था। और फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है कि जो मैथ का सोल्यूशन आज से शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो आज 2 वीडियो आप लोग को अपलोड किया गया है और सभी तरह का मैथ सिलेबस के अनुसार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके लिए फ्रेंड्स मैं अलग प्ले लिस्ट बना देता हूं जिसमें आपका मैथ का सेपरेट वीडियो मिलेगा, आपका प्रैक्टिस सेट का सेपरेट मिल जाएगा, हिंदी का अलग मिल जाएगा। तो सभी का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप सब वीडियो देख सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर जाकर के फ्रेंड्स मैं बताया था कि प्रत्येक दिन जाकर के मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, बार बार मॉक टेस्ट दीजिएगा फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। पढ़ने का यही तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।